स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंवर क्लासेस में। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास चलेगी। पहली क्लास में हमने देखा हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज देखते हैं हिंदी का उद्भव और विकास। देखिए, हिंदी का उद्भव कब से हुआ माना जाता है, तो इसको आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक जो हो रहा है वो हिंदी का विकास है। तो कालक्रम में तो आ जाएगा, ओवरऑल अगर आपको एक ही बार कहना है तो आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से अब तक ये माना जाता है हिंदी का विकास। और वैसे हिंदी के विकास को हम 3 चरणों में देखते हैं। तो 3 चरण इसके कौन कौन से आ जाते हैं, इन चरणों को एक बार पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाता हमारा प्राचीन आर्य भाषा, ये हिंदी के ही 3 क्रम हमने यहाँ पर बना दिए हैं। दूसरा आ जाता है हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा चरण आ जाएगा हमारा आधुनिक आर्य भाषा। ये हिंदी के विकास क्रम, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी क्या है, एक विकास क्रम के रूप में विकसित होने वाली भाषा है। तो तीसरा क्या कर देंगे हम, आधुनिक आर्य भाषा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आर्य भाषा का क्या मतलब है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर क्या हो गई, श्रेष्ठ भाषा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता रखा, ओवरऑल इन तीनों जो काल हैं, तीनों काल में जो विकास चल रहा है, इसका टाइम पीरियड होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक। अब पहले देखते हैं हमारी जो प्राचीन आर्य भाषा है। देखिए, शुरुआत मैंने कल आपको एक फैक्टर बताया था, वहाँ पर आपको एक बात बताई गई थी कि जो हिंदी है, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, या कह दीजिए सारी भाषाओं की जननी क्या होती है, संस्कृत। संस्कृत से ही कहीं ना कहीं टूट टूट कर अन्य भाषाएं बनी है। तो हिंदी का हमने देखा कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, और उसके बाद हिंदी का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। तो जब हम प्राचीन आर्य भाषा पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा को संस्कृत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत। अब यहाँ पर टाइम पीरियड हम कितना लेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का जो कालक्रम है वो क्या आ जाता हमारा, संस्कृत। अब संस्कृत के भी यहाँ पर 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक रूप को तो हम बोल देते हैं वैदिक संस्कृत, क्या कह देंगे इसको, वैदिक संस्कृत। और दूसरा रूप इसका आ जाता है लौकिक संस्कृत। ये 2 रूप आपको संस्कृत के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ हम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदी हमारी विकसित नहीं हुई है, हिंदी का विकास क्रम चल रहा है। संस्कृत से हिंदी निकल कर आएगी तो पहली आ जाती वैदिक संस्कृत। अब देखिए, या कर दीजिए, इसको बोला जाता है छांदस। क्या बोल देंगे, वैदिक संस्कृत या छांदस। अब वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कब से आता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, कहाँ से कहेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी वो भाषा क्या कहलाई हमारी, वैदिक संस्कृत या छांदस। छांदस कहने का क्या मतलब है, इस काल में जो कुछ भी लिखा गया, जो भी ग्रंथ लिखे गए वो छंदों के रूप में लिखे गए, इसलिए इसका अन्य नाम है छांदस। यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि किस भाषा का अन्य नाम छांदस है, आप संस्कृत नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है, छांदस। कारण क्या है कि यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए, छंदों के रूप में। दूसरी चीज इस वैदिक संस्कृत से क्या आती है कि वह काल, जिस काल में क्या है, वेद, वेदांग, उपनिषद लिखे गए। 2 तरीके से इसको बताऊंगी, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखे गए। देखिए, एक तो वेद, दूसरी चीज़ आप लिखेंगे वेदांग, और तीसरा लिखेंगे उपनिषद। तो जिस काल में वेद, वेदांग, उपनिषद लिखे गए हैं वह काल कहलाया वैदिक संस्कृत। अब इस टाइम पर जो संस्कृत थी वो उच्च वर्ग की भाषा थी। उच्च वर्ग में ऐसा नहीं जो आपका कास्टिज्म है या उस बेस पर उच्च वर्ग हो रहा है देवताओं और मनुष्यों के बीच में। तो यहाँ पर जो संस्कृत है वो अभी देवताओं की भाषा है, या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं सिद्धि प्राप्त, उनकी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, वेद, वेदांग, उपनिषद। अब कभी कभी क्या कहा जाता है, जिस काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया, तो क्या कह देंगे, जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया तो वो काल क्या कहलाया, वैदिक काल। दोनों ही तरीके आपको याद करना है कि बाद में कोई कन्फ्यूजन आपकी या कोई शंका आपके मन में ना रहे। कौन सा काल, जिस काल में एक ही वेद अगर कहा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋग्वेद लिखा गया।
और अगर खाली ऋग्वेद नहीं आता तो आपका क्या करना है, जिस काल में वेद, वेदांग, उपनिषद लिखे गए उस काल को कहा जाता है वैदिक संस्कृत। यहाँ पर एक रचना और महत्वपूर्ण आ जाती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो यहाँ पर आप अन्य रचना क्या कर देंगे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी किस काल की मानी जाती है, तो आप इसको कर देंगे वैदिक संस्कृत। क्या कर देंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करना होगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है, वैदिक संस्कृत के अंतर आती है। अब ये तो हो गया हमारा वैदिक संस्कृत। दूसरा देखिए यहीं पर हम करते हैं लौकिक संस्कृत। तो दो पार्ट हमने इसके कर दिए थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत तो हमें समझ में आ गया कि जिस काल में हमने क्या लिखा, वेद, वेदांग, उपनिषद हमने यहाँ पर देखे, वो क्या आ गया, वैदिक। अब लौकिक संस्कृत क्या है, वह काल जब क्या है, संस्कृत लोक भाषा बन गई। अब ये टाइम पीरियड हमारा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का। इसी से आगे को जब हम चलेंगे तो लौकिक संस्कृत यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का जो टाइम आपको देखने को मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब क्या है, जिस काल में संस्कृत लोक भाषा बन गई। अब लोक भाषा बन गई यानी कि जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, वो भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। यहाँ पर अन्य रचनाएं होने लग गई हैं, जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामायण आपका आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। तो किस काल की रचनाएं हैं कह देंगे, हम कहेंगे लौकिक संस्कृत। तो क्या आ जाते हैं, रामायण, महाभारत। और रचनाकार कौन कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऋषि वाल्मीकि आ जाएंगे, वेद व्यास जी आ जाएंगे, कालिदास आ जाते हैं, भास आ जाते हैं, भवभूति आ जाते हैं, भारवी आ जाते हैं। ये सारे क्या आ जाते हैं, आपके लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में रचनाकार क्या क्या लिख देंगे, कालिदास हमने कर दिए हैं, माघ कर दीजिए, भारवी कर दिया, ठीक है, और भवभूति यहाँ पर कर दिया है। तो ये सारे रचनाकार, इसके अलावा जिन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, या जिन्होंने महाभारत लिखा है, ऋषि वेद व्यास, तो ये भी किस काल के आ जाते हैं, आपके लौकिक संस्कृत। बस एक तथ्य रखना है, जिस काल में संस्कृत हमारी क्या बन गई है, लोक भाषा। बाकी ये क्या देखिए, आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, इसका क्या आ जाता है, कालक्रम। तो ये था हमारा कौन सा, वैदिक संस्कृत, या क्या आ जाएगा, प्राचीन आर्य भाषा। जिस काल में संस्कृत या तो ऋषि मुनियों की भाषा है या देवी देवताओं की भाषा है। दूसरा आ जाता है हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा। इस मध्यकालीन आर्य भाषा को हम फिर से 3 भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रथम प्राकृत काल। अब यहाँ पर हम आर्य भाषा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा उच्चारण बदलेगा, प्रथम प्राकृत काल, फिर आ जाएगा हमारा द्वितीय प्राकृत काल, और इसके बाद आ जाता हमारा तृतीय प्राकृत काल। क्या क्या बोल देंगे, प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। प्रथम प्राकृत काल देखिए, वहाँ पर हमने लौकिक संस्कृत को छोड़ा था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। तो इसका कालक्रम क्या आ जाएगा आपका, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का जो टाइम है, इसको बोला जाता है प्रथम प्राकृत काल। कौन सा काल था, जब भाषा हमारी क्या थी, यहाँ पर पाली। नाम हम प्रथम प्राकृत काल जरूर कहेंगे, लेकिन भाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी पाली। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाली क्या है, बौद्धों की भाषा है। पाली को भारत की पहली देश भाषा होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर पाली आपको देखने को मिलेगी। तो पाली भाषा का प्रयोग कब किया गया, तो आपका आंसर होगा प्रथम प्राकृत काल में हमने पाली भाषा का प्रयोग किया था। अब पाली किसकी भाषा है, तो बौद्धों की भाषा है। तो यहाँ पर कौन सा साहित्य आ जाएगा, बौद्ध साहित्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस बौद्ध साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ों या किनकी रचना हुई, तो यहाँ पर एक तो रचना हुई है किसकी, त्रिपिटक की, ठीक है, बौद्ध साहित्य की होगी यानी कि त्रिपिटक की। दूसरी होती है अट्ठ कथाएं, ठीक है, अट्ठ कथाएं, या इनको बोल देते हैं हम टीका ग्रंथ। अगर पूछा जाएगा कि टीका ग्रंथ की रचना किस काल में हुई है, आप कहेंगे प्रथम प्राकृत काल के दौरान क्या हुई है, जब पाली भाषा अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर थी, तो उस समय क्या हुई है, टीका ग्रंथ की रचना। ये आपसे पूछा जाएगा कि टीका ग्रंथ की रचना कब हुई है, तो आप क्या कह देंगे, बौद्ध काल में क्या हुई है, टीका ग्रंथ की रचना हुई है। तीसरा आ जाता है यहाँ पर वंश लिखे गए हैं। वंश का मतलब क्या है, इतिहास वंश। कैसे वंश कर देंगे आप, इतिहास ग्रंथ जो हैं उनको कहा गया है वंश।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, प्रथम प्राकृत काल के दौरान ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। समय हो जाएगा इसका 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। अब चलते हैं द्वितीय प्राकृत काल में। इसको बोला जा सकता है या इसको हम कह सकते हैं कि विशुद्ध प्राकृत काल जो था वही द्वितीय प्राकृत काल था। कैसे, पहले तो टाइम पीरियड देखते हैं। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था वह द्वितीय प्राकृत कहलाया, या कह दीजिए इसको हम शुद्ध प्राकृत कह सकते हैं। क्या कहेंगे, शुद्ध प्राकृत। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाषा यहाँ पर वास्तव में क्या थी, प्राकृत। क्योंकि पहली बार में तो हमने प्राकृत काल बोला, लेकिन प्राकृत जैसी कोई भाषा हमको देखने को नहीं मिली। यहाँ पर क्या होगा, आपको भाषा प्राकृत देखने को मिल रही है। इसका मतलब अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि हिंदी के विकास क्रम में ऐसा कौन सा काल था या ऐसा एक समय बता दीजिए जहाँ पर वास्तव में क्या था, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, या जिसको हम शुद्ध प्राकृत कहते हैं, आप कहेंगे द्वितीय प्राकृत काल को बोल सकते हैं शुद्ध प्राकृत। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा थी प्राकृत थी, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जैन साहित्य यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जैन साहित्य लिखा जा रहा है। देखिए बच्चों, इतिहास में एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आगम कब लिखा गया, तो आप क्या कहेंगे, द्वितीय प्राकृत काल के दौरान क्या लिखा गया था, जैन साहित्य। अब इस जैन साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको यहीं पर डिस्क्राइब कर लेती हूँ, आप इसी के नीचे देखिए। तो यहाँ पर क्या आता है, एक आती है सेतुबंध। ये सेतुबंध रचना है प्रवर सेन की। किसकी रचना आ जाएगी, प्रवर सेन की। अगर पूछा जाएगा कि प्रवर सेन की सेतुबंध किस काल की रचना है, आप कहेंगे द्वितीय प्राकृत काल की रचना है। एक आता है आपने आंध्र सातवाहन वंश में देखा होगा हाल, ठीक है, हाल एक थे। तो यहाँ पर आती है गाथा सप्तशती। क्या बोलेंगे, गाथा सप्तशती, ये रचना है हाल की। और तीसरी आती है कर्पूर मंजरी। तीसरी आ जाती है हमारी कर्पूर मंजरी, और ये रचना है राजशेखर की। तो क्या क्या रचनाएं आ जाएंगी द्वितीय प्राकृत काल। देखिए, पहला तो आप कहेंगे कि जो जैन साहित्य है जिसको हम आगम बोलते हैं, वो लिखा गया द्वितीय प्राकृत काल में। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हैं अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि सेतुबंध जो प्रवर सेन की रचना है, गाथा सप्तशती जो हाल, सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, हाक नहीं हो जाएगा, ये हाल, ठीक है। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, हाल की। तीसरा आ जाएगा कर्पूर मंजरी, तो यह है राजशेखर की। ये सारी की सारी रचनाएं किसमें आ जाती हैं, आपकी जैन साहित्य के अंदर आ जाएंगी, या द्वितीय प्राकृत काल के दौरान ये रचनाएं आ जाएंगी। टाइम पीरियड क्या था, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। अब इसके विकास के तीसरे चरण में आते हैं तृतीय प्राकृत काल। तो तृतीय प्राकृत काल का समय देख लीजिए, 500 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक आपका जो टाइम होगा, कहीं कहीं पर आपको 1050 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो मान्य समय है वो 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अब तृतीय प्राकृत काल में, पूर्व की वीडियो में आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब प्राकृत आई, प्राकृत के बाद भाषा का पतन हो गया। यहाँ से 2 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, अपभ्रंश, अवहट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर भाषा का पतन हो गया। अपभ्रंश का अर्थ ही होता है कि भाषा का पतन। तो इस अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या था, 500 से 900 ईस्वी के मध्य का जो समय था, उस समय पर भाषा में विकार आ गया। भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों ने अपना स्थान बना लिया। अब भाषा हमारी थोड़ा सा पतित हो गई है, और भाषा का नाम क्या आ गया, अपभ्रंश, ठीक है। भाषा क्या क्या है, विकृत रूप। अपभ्रंश किसको कहते हैं, तो भाषा का विकृत रूप। कब आया, 500 से लेकर के 900। अगर कभी आपसे पूछ लिया गया कि इस अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक आते हैं पतंजलि और दूसरे आते हैं व्याधि। तो आपका आंसर क्या होगा, पतंजलि और व्याधि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसको थोड़ा सा मिटा लेती हूँ, जगह हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या कहेंगे कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो पतंजलि और व्याधि 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अपभ्रंश शब्द, ध्यान दीजिए बार बार एक ही बोल रही हूँ, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था पतंजलि और व्याधि ने। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो हो गया अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। अब अपभ्रंश के ऐसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो हैं
अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे? तो यहाँ पर लिखेंगे अपभ्रंश के पहले कवि, तो इनका नाम आ जाता है स्वयंभू। क्या कहेंगे? अपभ्रंश के पहले कवि थे स्वयंभू। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कह दिया जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। कहने का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या की थी, सबसे पहले अपभ्रंश के पहले कवि हैं, अपनी रचनाएं इन्होंने दी थी, तो इसलिए इनको बोला जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब देखिए टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। अब 900 से आगे का जो टाइम पीरियड आ जाएगा, यहाँ पर हमने कहा 500 से 900, अब आगे बढ़ जाते हैं 900 से लेकर के 1100 का जो टाइम था, यहाँ पर आ गई हमारी अवहट। एक चीज मैंने बताई थी कि भाषा का विकृत रूप है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का भी विकृत रूप है अवहट। ठीक है, जो आज की भाषा हमको देखने को मिल रही है, जिस हिंदी को आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कह देंगे, अपभ्रंश का विकृत रूप क्या आ जाता है आपका, अवहट। और अवहट किसकी रचना है? तो अवहट में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं, तो यहाँ पर एक नाम आता है विद्यापति। क्या नाम आ जाएगा? विद्यापति। विद्यापति की क्या थी? कीर्ति लता या फिर कीर्ति पताका। किसकी रचना है कहेंगे? विद्यापति की रचना है। किस काल के कवि हैं? अवहट जब आ गई थी तो उस काल के कवि क्या आ जाते हैं? विद्यापति आ जाते हैं। रचनाएं क्या आती हैं? कीर्ति पताका और कीर्ति लता। अब इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है मैथिल कोकिल। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला जाता है? मैथिल कोकिल। क्यों बोला जाता है? तो इन्होंने सबसे पहले मैथिली में क्या लिखी थी? पदावलियां लिखी थी, तो मैथिली का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए इनको बोला जाता है मैथिल कोकिल। अब एक कवि हमारे आते हैं, राष्ट्र कवि, ठीक है, मैथिली प्रसाद करके आते हैं, तो यहाँ पर उनके इनका कोई संबंध नहीं। ये क्या है? आपके मैथिल कोकिल। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपभ्रंश में एक आध चीजें रह गई थी, तो अपभ्रंश का क्या आ जाता है? महाकाव्य आ जाता है। ठीक है, एक चीज बता देती हूँ, तो यहाँ पर क्या आता है देखिए, अपभ्रंश यानी कि भाषा का विकृत रूप जो था, तो अपभ्रंश का अगर प्रथम महाकाव्य क्या है कहेंगे, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य आ जाता है भविष्यात महाकाव्य। क्या बोलेंगे? भविष्यात महाकाव्य। ये क्या है? अपभ्रंश का पहला महाकाव्य है, और किसके द्वारा कृत है कहेंगे, तो ये धनपाल के द्वारा कृत है, यानी कि धनपाल के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। अब ये तो अपभ्रंश का पहला महाकाव्य आ जाता है। एक अपभ्रंश का महापुराण आ जाता है। क्या आ जाता है? महापुराण। तो अपभ्रंश का जो महापुराण है वो है जस हर चरिव। क्या कर देंगे? जस हर चरिव। ये अपभ्रंश का महापुराण है, और पुष्पदंत के द्वारा इसकी रचना की गई है, तो रचनाकार क्या आ जाएंगे? पुष्पदंत। बाकी मैथिल कोकिल का ध्यान दीजिए कि विद्यापति की रचना क्या थी? कीर्ति पताका और कीर्ति लता। उनको क्या बोला जाता है? मैथिल कोकिल बोला जाता है। उन्होंने मैथिली में सबसे पहले पदावलियां लिखी थी, मैथिल कोकिल बोलते हैं। एक हमारे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। अब यहीं पर बता देती हूँ, एक कवि आते हैं हमारे, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके मन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर एक कवि आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। कभी हम एक से नाम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली नहीं भी करना चाहें तो हम उसका मिलान उसी से करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? मैथिली शरण गुप्त आ जाते हैं। इनको भारत के पहले राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्र कवि कौन है, तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त। और इनका अन्य नाम क्या है? तो इनको बोला जाता है आधुनिक युग का तुलसी। क्या बोल देंगे? आधुनिक युग का तुलसी। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, मैथिल कोकिल अलग हैं और मैथिली शरण गुप्त अलग हैं। अब हमारी जैसे आधुनिक आर्य भाषा, तो आधुनिक आर्य भाषा देखिए वहाँ पर हमारा टाइम पीरियड कब खत्म हो रहा? 1100 ईस्वी तक। इसी से आगे बढ़ेंगे 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक की जो भाषा का विकास क्रम है वो कहलाता है हमारा आधुनिक आर्य भाषा, यानी कि जहाँ पर हमें हिंदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको फिर से 3 काल क्रम में विभाजित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्राचीन हिंदी, यहाँ पर
ना हम प्राकृत बोलेंगे, ना हम आर्य भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राचीन हिंदी। दूसरा हमारा आ जाएगा मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा हमारा आधुनिक हिंदी। क्या क्या आ जाएगा? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब देखिए 1100 से लेकर के 1400 का जो टाइम पीरियड है ईस्वी का, ठीक है, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का क्या आ जाएगा? प्राचीन हिंदी। 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो टाइम आ जाएगा वो मध्यकालीन हिंदी, और 1850 ईस्वी से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कहलाएगा हमारा आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोला जाता है भारतेंदु युग। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया हिंदी। हमने कहा कि जो इससे पहले अपभ्रंश देखने को मिला कि अपभ्रंश का या अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पतंजलि और व्याधि ने। हो सकता कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का सबसे पहले प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि पढ़ रहे हम हिंदी ही हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? कहेंगे अमीर खुसरो ने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था। इनकी मुकरियाँ क्या थी? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अब कालक्रम आ गया हमारा आज तक। तो उसके बाद क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के द्वारा हिंदी को क्या कर दिया गया था? राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है।